हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंड एएस और गैप। तो इंड एएस क्या होता है, गैप क्या होता है। तो ये क्लास 11th के लिए भी है और अगर सीयूटी कोई देगा कोई बच्चा तो उसके लिए भी वैसे इंपॉर्टेंट है और सीए फाउंडेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट बीकॉम लेवल या बीबीए हो तो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं सब क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे कुछ टर्म्स है गैप, एएस, इंड एएस, आईएएस एंड आईएफआरएस। तो गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम आएंगे एक एक करके सीखेंगे सब टर्म्स को। इंड एएस क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आईएएस क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आईएफआरएस क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। इंड एएस या गैप ये आया कैसे, ये टर्म आई, गैप को सीखते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। दीज आर द रूल्स गाइडलाइंस सेट बाय एन इंस्टीट्यूशन कि आप अकाउंटिंग कैसे करोगे, आप डेबिट किसको करोगे, क्रेडिट किसको करोगे, एसेट किसको मानोगे, लायबिलिटी किसको मानोगे, आप एक्सपेंस क्या होगा आपके लिए, इनकम क्या होगा आपके लिए, कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसकी जो रूल्स है वो हमें गैप बताता है। ठीक है, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं। तो गैप जो है ये ब्रॉडर टर्म है, इसमें ये सारी टर्म्स इंक्लूड होती हैं, एएसबी, इंड एएसबी, आईएएसबी, आईएफआरएस भी है। तो गैप जो है दो टाइप के गैप होते हैं, एक होता है नेशनल गैप, दूसरा होता है इंटरनेशनल गैप। अच्छा, नेशनल गैप जो है इसमें एएस आता है, जो हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते हैं वो आता है अंडर नेशनल गैप। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। तो जो एएस है वो नेशनल गैप के अंडर आते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल गैप जो है इसमें आता है आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये आते हैं इंटरनेशनल गैप के अंदर। ठीक है, जो इंड एएस है ये एएस का न्यू वर्जन है। इंड एएस जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये एएस का ही नया वर्जन है। अच्छा, आईएएस का जो नया वर्जन है वो है आईएफआरएस। तो ये मान के चलो इंडिया में जो चल रहा है वो इंड एएस है, वो चल रहा है अंडर नेशनल गैप। अच्छा, और कौन सी कंट्री आती है नेशनल गैप में, जैसे यूएस जो है, यूएसए जो है, अमेरिका जो है, उसका भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आता है नेशनल गैप के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री चल रही है, यहाँ पर ऑलमोस्ट यूके चल रहा है और ऑल यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पर होता है यूके एंड ऑल यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है क्या सर हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या इनसे डिफरेंट है। नहीं, पहले डिफरेंट हुआ करते थे लेकिन अब डिफरेंट नहीं है। इसके आने के बाद, इंड एएस के आने के बाद डिफरेंट नहीं है। हमारा जो इंड एएस है ये है इन लाइन विथ आईएफआरएस, इट इज प्रिपेयर्ड इन लाइन विथ आईएफआरएस। तो जैसे ये वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस में सेम टू सेम जहां पर है, समझो हमने इसको कॉपी किया हुआ है। अब आप ये मान के चलो हमारा जो इंड एएस है नेशनल गैप के अंडर आता है, ये है प्रिपेयर्ड इन लाइन विथ आईएफआरएस। अब जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वही हमारे हैं। जैसे अकाउंटिंग यूके में होगी, जैसे अकाउंटिंग बाकी कंट्रीज में होगी, सेम टू सेम वैसे अकाउंटिंग अब इंडिया में भी होगी। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ा हमें क्यों इनको कॉपी करना पड़ा, इसकी वजह है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया को कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। तो इंडिया के पास इतना कैपिटल है नहीं, तो कैपिटल कहां से आना है, बाहर की कंट्री से कैपिटल आना है। अच्छा, बाहर का बंदा या बाहर की फर्म या बाहर की कंपनी तभी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी अगर उसे इंडिया की अकाउंटिंग समझ आती है। तो मान के चलते हमारा पुराना था एएस, हम जिसे एक्सपेंस मानते थे, ब्रिटिश का बंदा या यूरोप का बंदा उसको, उन लोगों को उसको एसेट मानते थे। हम जिसे इनकम मानते थे वो उसको लायबिलिटी मानते थे। तो अगर इतनी डिफरेंस है अकाउंटिंग में, अगर उस बाहर की कंपनी को या बाहर के इन्वेस्टर को हमारी अकाउंटिंग समझ नहीं आ रही है तो वो कैसे इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, वो अपना कैपिटल कैसे इंडिया में लाएगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमने क्या काम किया, हमारे इंस्टीट्यूशन ने हमने लाया इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और प्रिपेयर किया इसके मुताबिक, इसके इन लाइन विथ आईएफआरएस। अब जैसा ब्रिटिश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अब जैसा यूरोप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैसा ही चलेगा हमारा। लेकिन हम आते हैं अंडर नेशनल गैप, इंटरनेशनल गैप में नहीं आते, नेशनल गैप में आते। लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो है अकॉर्डिंग टू आईएफआर। हर एक कंट्री चाहता है कि वो आईएफआरएस का कंप्लायंट बने, आईएफआरएस को फॉलो करे। ठीक है, तो लेकिन इसके दो ही तरीके हैं, या तो आईएफआरएस अडॉप्ट करना है या आईएफआरएस कन्वर्ज होना है।
अब IFRS अडॉप्ट क्या होता है, वो कंट्रीज जो डायरेक्टली IFRS को कॉपी करते हैं या डायरेक्टली जो IFRS में अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी को मानते हैं। वो कंट्रीज जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है उसी के प्रिंसिपल्स को मानते हैं, उसी के रूल्स को मानते हैं, उसी की गाइडलाइंस को मानते हैं। दूसरा होता है IFRS कन्वर्ज। ये क्या करते हैं, ये अपने स्टैंडर्ड बनाते हैं, ये कंट्रीज अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने बनाते हैं, बट इन लाइन विथ IFRS। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल इंडिया किस में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, IFRS कन्वर्ज। हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को एक्सेप्ट किया है, हमने अपने स्टैंडर्ड रखे, लेकिन बट प्रिपेयर किए हैं इन लाइन विथ IFRS, ठीक है। ऑलमोस्ट 95% सेम रहेगा, कुछ डिफरेंस रहेगी, लेकिन मान के चलो सेम ही है, हमने कॉपी किया है IFRS को। और इसमें आता है US, ठीक है। इसमें आता है जैसे बांग्लादेश ने क्या किया है, IFRS अडॉप्ट किया है। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इंडिया क्या है, IFRS अडॉप्ट या IFRS कन्वर्ज? तो इंडिया IFRS कन्वर्ज है, क्योंकि इंडिया अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है जिन्हें हम बोलते हैं IND AS, ठीक है। तो हम है IFRS कन्वर्ज। अच्छा, एक रीजन और है हमने इसको कॉपी किया है। एक रीजन तो मैंने पहले आपको बोल दिया कि हमें इंटरनेशनली फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो उनको हमारी अकाउंटिंग जब समझ आएगी तभी जाके यहाँ पर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा रीजन जो है, ये जो IFRS के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये जो है ये वाइडर है, ठीक है, ये वाइडर है, और हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो लिमिटेड है, ठीक है। उनका डिस्क्लोज लिमिटेड है और इनका डिस्क्लोज वाइडर है। तो मुझे एक बात बताइए, अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए? क्या उसका डिस्क्लोज कम होना चाहिए या उसका डिस्क्लोज वाइड होना चाहिए? अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि हर एक को समझ आए, छोटी छोटी बातें भी हमें समझ आ जाए अकाउंटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, ठीक है। या अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो किसी को समझ ही ना आए? बिल्कुल अकाउंटिंग सब चाहेंगे, अकाउंटिंग का जो है डिस्क्लोज वो वाइडर होना चाहिए, हर एक बात को खुल के बयान करना है, हर एक बात का लिखना, हर एक बात की डिटेल होनी है, ठीक है, न कि लिमिटेड होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, हमने इसको अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इन लाइन विथ IFRS हमने बनाए। चलिए बच्चों डिटेल में जाते हैं कि ये IND AS ये कब इंडिया में आया, ठीक है। 16 फरवरी 2015 MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अंडर फाइनेंस मिनिस्टर आता है। उनने एक नोटिस दी थी कंपनीज को, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। तो कब आया पहली बार इंडिया में ये? 16 फरवरी 2015 लाया कि उन्होंने MCA क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो आता है अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो उन्होंने हमें बोला कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015, जिसे हम आज बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या बोलते हैं इसे IND AS। अच्छा, नोटिफाई क्या किया कि इसमें हमारे पास 13 IND AS रही। चलिए अब आते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी पे। तो कैसे अप्लाई किया जाएगा, किन किन कंपनीज पे अप्लाई किया जाएगा और कब से अप्लाई किया जाएगा। तो इसको 4 फेजों में डिवाइड किया गया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5। फेज 1 जो है वो है वॉलंटरी एडॉप्शन, कि अपनी मर्जी है, चाहे कोई अडॉप्ट करे, कोई कंपनी अडॉप्ट करे या न करे, ठीक है ना। दूसरा है मैंडेटरी एडॉप्टेशन, तो इनको अडॉप्ट करना ही करना है। यहाँ पर जो कंपनीज आएंगी उनको किसी भी हालत में जो IND AS है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन लाइन विद IFRS, इनको ये अडॉप्ट करना है, इनको अपनी अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस करना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये कब से है? 1/4/2015, 1 अप्रैल 2015 में आता है वॉलंटरी एडॉप्टेशन, ये फेज 1 में आता है। अच्छा, मैंडेटरी एडॉप्टेशन भी एक फेज 1 में आता है हमारे पास 1/4/2016। दूसरा आता है फेज 2 में 1/4/2017। तीसरा आता है 1 अप्रैल 2018 एंड फेज 4 आता है 1 अप्रैल 2019। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कौन सी कंपनीज है, किन को वॉलंटरी करना है, किन को मैंडेटरी करना है, किन को फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में, फेज 4 में करना है। चलिए बच्चों, फेज 1 पे आते हैं हमारे पास, जिसमें वॉलंटरी एडॉप्शन है 1 अप्रैल 2015 से। अच्छा, किन कंपनीज को करना है? वंस कंपनी ऑप्ट्स, यहाँ पर वॉलंटरी है, अपनी मर्जी है, कोई भी कंपनी आ सकती है यहाँ पर। अगर एक बार किसी भी कंपनी ने इसको ऑप्ट किया, इसको सिलेक्ट किया कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो होगा अकॉर्डिंग टू IND AS,
तो वो उससे बाहर नहीं जा सकते। आप अब उनको हमेशा के लिए अब अपनी जो अकाउंटिंग है वो करना है इन लाइन विथ इंड एएस। वंस कंपनी ऑप्ट्स इंड एएस इट कैन नॉट ऑप्ट आउट, वो बाहर नहीं आ सकते इससे। इट मींस कंपनी विल हैव टू फॉलो इंड एएस, तो उनको अब फ्यूचर के लिए भी करना पड़ेगा ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स, इंड एएस इन ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स। फ्यूचर के लिए भी हमेशा के लिए उनको यही फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ये स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल 2015 से। आप लोग जानते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये कंपैरेटिव बेस पे बनते हैं, ठीक है। हम कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से। मान लो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये हमारा करंट ईयर है 1/4/2016 और 1/4/2000 पुराना हमारा प्रीवियस ईयर है। तो हमने अगर यहां पर इसको एप्लीकेबल किया तो हमारा प्रीवियस ईयर तो ये रहा। क्या हमें ये जो हमें फिगर्स हैं, ये जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको भी हमें इंड एएस करना है? बिल्कुल आपको करना है। यहां पर जो आपका प्रीवियस ईयर रहेगा उसमें भी आपकी अकाउंटिंग जो है वो होनी चाहिए इन लाइन विथ इंड एएस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर एक कंपनी वॉलंटरी अडॉप्ट करती है इंड एएस 1/4/2015 में अंडर फेज 1 वॉलंटरी अडॉप्टेशन, तो उसकी जो भी होल्डिंग कंपनी होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी या एसोसिएट कंपनी होगी या जॉइंट वेंचर होगा, उनको भी फॉलो करना है इंड एएस। वो भी मैंडेटरी उनको फॉलो करना है। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, अगर कोई भी कंपनी वॉलंटरी अडॉप्ट कर रहा है इंड एएस 1/4/2015 से फर्स्ट फेज में, तो उनकी सब्सिडरी कंपनीज को, एसोसिएट कंपनीज को, होल्डिंग कंपनीज को या जॉइंट वेंचर को भी ये मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब हमारे पास फेज फर्स्ट में आता है मैंडेटरी अडॉप्टेशन। वो कौन सी कंपनीज है जिनको जरूरी है अडॉप्ट करना है? अच्छा, या तो लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड होगी। लिस्ट का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना। स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्ट होती है, चाहे वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हो और फॉरेन, तो जहां पर भी वो लिस्ट है, या अनलिस्टेड। चलो, वो कंपनी जो लिस्ट में नहीं है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट में नहीं है। और दूसरी कंडीशन, नेट वर्थ इज ग्रेटर देन, जिसका नेट वर्थ हो बड़ा 500 करोड़ से और इक्वल टू, इसका मीनिंग हुआ 500 करोड़ या उससे ज्यादा जिस भी कंपनी का नेट वर्थ है उनको मैंडेटरी अडॉप्ट करना है इंड एएस। दोबारा से बोल रहा हूं, जिस भी कंपनी का नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो उनको अडॉप्ट करना है इंड एएस। अब नेटवर्थ क्या होता है बच्चों? नेटवर्थ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इक्वल हमें आता है वो नेटवर्थ। नेटवर्थ होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू नेट वर्थ। तो चलिए बच्चों, अब आता है हमारे पास मैंडेटरी अडॉप्शन फेज सेकंड 1 अप्रैल 2017। अच्छा, इसमें क्या है? सारी लिस्टेड कंपनीज और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, सभी लिस्टेड कंपनीज जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है या प्रोसेस हो रही है, लिस्ट हो रही है वो कंपनीज, अच्छा, उनको मैंडेटरी अडॉप्ट करना है इंड एएस। इट मींस जिसका 500 करोड़ से कम है नेटवर्थ। हमने क्या देखा फेज फर्स्ट में? क्या देखा था? वो ओनली लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज जिनका 500 करोड़ से ज्यादा है नेटवर्थ, उनको हमने बोला था फेज 1 में। लेकिन फेज 2 में बोला गया अब जिनका 500 करोड़ से कम भी है बट वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो इंड एएस को अडॉप्ट करें। पॉइंट नंबर सेकंड, नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़, वो कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ठीक है ना, बट लेस देन 500 करोड़, 500 करोड़ से कम, तो उनके लिए भी इंड एएस अडॉप्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। अब बोलोगे सर 500 करोड़ कम क्यों? क्योंकि 500 करोड़ से ज्यादा जिनका नेटवर्थ है वो फेज 1 में उन्होंने इंड एएस अडॉप्ट कर लिया था। तो यहां पर हम बोल रहे हैं वो कंपनी जिनकी 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक नेटवर्थ है उनको भी अडॉप्ट करना है। तो ये रही बात अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। ये है अनलिस्टेड। अगर वो कोई अनलिस्टेड कंपनी भी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी नहीं है और उसका नेटवर्थ 250 करोड़ से 500 करोड़ तक है, तो उसको भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट उसको भी इन एएस में इसको मैंडेटरी अप्लाई करना है। अब रही बात इनकी जो होल्डिंग कंपनीज है, होल्डिंग कंपनीज इनकी, अच्छा, इनकी जॉइंट वेंचर एसोसिएट कंपनीज
क्या इनको भी मैंडेटरी अडॉप्ट करना है? बिल्कुल इनको भी मैंडेटरी अडॉप्ट करना है, ठीक है। दूसरा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अगर हमारा करंट ईयर रहता है 2017 और हमारा प्रीवियस ईयर है 2016, क्या प्रीवियस ईयर का भी हमें इंड एस अप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर यहां पर आप अप्लाई कर रहे हो 2017 में, तो प्रीवियस ईयर में भी आपको इंड एस को अडॉप्ट करना है। चलिए बच्चों, अब आते हैं फेज 3 में, 1 अप्रैल 2018। इसमें किन को मैंडेटरी अप्लाई करना है, मैंडेटरी अडॉप्ट करना है इंड एस? ऑल बैंक्स, सब बैंक्स को, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, और इंश्योरेंस कंपनीज को। अच्छा, कंडीशन क्या है? जिनका नेट वर्थ मोर देन और इक्वल हो 500 करोड़। फेज 4, 1 अप्रैल 2019 से किन को मैंडेटरी करना है? ऑल एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिनका नेट वर्थ हो इक्वल टू या ज्यादा 250 करोड़ से, बट लेस देन 500 करोड़। 250 करोड़ से 500 करोड़ तक जिनका नेट वर्थ है, उन सबको मैंडेटरी इसको अडॉप्ट करना है इंड एएस को। अब बोलोगे सर मोर देन 500 करोड़, वो तो ऑलरेडी हो गया था फेज 3 में। फेज 3 में उनको तो मैंडेटरी अडॉप्ट करना था। तो ये था हमारा लास्ट वाला। अच्छा सर, होल्डिंग कंपनीज, बिल्कुल अगर होल्डिंग कंपनीज होगी, इनकी सब्सिडरी कंपनीज होगी, इनकी एसोसिएट कंपनी होगी, तो उनको भी मैंडेटरी अप्लाई करना है। अच्छा, अगर सर हमारा करंट ईयर है 1/4/2019, तो प्रीवियस ईयर में भी करना होगा। अगर यहाँ पर इनको मैंडेटरी अप्लाई अडॉप्ट करना है इंड एस, तो इनका जो प्रीवियस ईयर है तो उसमें भी इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो कंपैरेटिव बनते हैं, तो हमें 2 इयर्स की फिगर लेनी पड़ती है। सो थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपको कुछ भी पूछना, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए।